अपन कौन सी बात करते हैं? ट्रांसलेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा? ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो ट्रांसलेशन की बात करें तो ये कितनी फेज में कंप्लीट हो रहा था? अरे इसकी कितनी फेज थी ट्रांसलेशन की? 3 फेज थी बेटा। पहली फेज कौन सी थी? अरे कौन सी थी पहली फेज? कौन सी फेज थी बेटा? पहली जो फेज थी उस फेज को अपन ने बोला था इनिशिएशन। कौन सी फेज बेटा? इनिशिएशन। और सेकंड जो फेज थी उसे क्या बोला था? इनलोंगेशन बोला था। क्या बोला था बेटा? इनलोंगेशन। और इसकी जो थर्ड फेज थी, कौन सी फेज बेटा? थर्ड फेज थी, उस फेज को अपन ने बोला था टर्मिनेशन। क्या बोला था बेटा? टर्मिनेशन। इस स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखते हैं, अपन ने ट्रांसलेशन की कितनी प्रोसेस को देखा? 3 प्रोसेस को। पहली कौन सी? इनिशिएशन, मतलब आरंभन। क्या बोलते हैं बेटा? आरंभिक या आरंभन प्रोसेस आती है। और दूसरी कौन सी आती है? दीर्घीकरण। कौन सी आती है बेटा? दीर्घीकरण। और तीसरी कौन सी आती है? समापन आती है। तीसरी कौन सी आती है? समापन। जिसमें अगर अपन इनिशिएशन फेज की बात करें, कौन सी फेज की बात करें बेटा? कौन सी फेज की बात करें? इनिशिएशन फेज की अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो इनिशिएशन फेज के अंदर अपन क्या करते हैं कि इनिशिएशन फेज के लिए अपने को इनिशिएट फैक्टर चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं बेटा? अरे क्या होता है? इनिशिएशन के लिए अपने को कुछ फैक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है, या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट रहेगी जिससे अपन ट्रांसक्रिप्शन को क्या करें? इनिशिएट कर पाए। तो इसके अंदर रिक्रूटमेंट क्या क्या रहता है? क्या रहेगा इसके अंदर? क्या चाहिए अपने को? जब एमआरएनए को अपने को इनिशिएशन करना है, सॉरी एमआरएनए से जो प्रोटीन को इनिशिएट करना है, तो अपने को सबसे पहले क्या चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए? अरे क्या चाहिए बेटा? कुछ चीजें अपने को चाहिए। कुछ चीजें अपने को चाहिए। और क्या क्या चाहिएगा वो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या चाहिएगा अपने को? बता सकते हो? क्या क्या चाहिए? याद है क्या? याद करो उस दिन को जब अपन ने अच्छे से एनालिसिस किया था। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए बेटा? एमआरएनए चाहिए। क्या चाहिए? एमआरएनए। दूसरा क्या चाहिए अपने को? टीआरएनए चाहिए। तीसरा अपने को राइबोसोम चाहिए। क्या चाहिए बेटा? राइबोसोम। और 4 नंबर पे अपने को क्या चाहिए? क्या चाहिए अपने को? मैग्नीशियम आयंस चाहिए। अपने को क्या चाहिए बेटा? मैग्नीशियम आयंस चाहिए। और क्या चाहिए अपने को? अरे अपने को इस प्रोसेस को करने के लिए खर्चा आता है, और खर्चा आएगा तो अपने को क्या चाहिए? जीटीपी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? जीटीपी। और क्या चाहिए? और और कौन सा चाहिए बताओ? चार्ज टीआरएनए चाहिए। कैसा टीआरएनए बेटा? चार्ज टीआरएनए। चलो ये भी बात कर ली। इतने सारी चीजें अपने को क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए जब अपन को इनिशिएट करना होता है? और इसी के अलावा कुछ इनिशिएशन फैक्टर भी चाहिए होते हैं। और क्या चाहिए बेटा? कुछ इनिशिएशन फैक्टर चाहिए होंगे। चलो मैं लिख देता हूं, इनिशिएशन फैक्टर। और इनिशिएशन फैक्टर की बात करें तो वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं बेटा? फैक्टर का मतलब होता है कारक। अगर इनकी बात करें तो वो प्रोकैरियोट्स में अलग होंगे और यूकैरियोट्स में क्या होंगे बेटा? अलग होंगे। प्रोकैरियोट्स की भी बात करेंगे अपन, और किसकी बात करेंगे? यूकैरियोट्स की भी बात करेंगे। जब अपन प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे और साथ ही किसकी बात करेंगे? यूकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर चाहिए इनिशिएशन बेटा? 3 फैक्टर चाहिए, IF1, IF2 और IF3। कितने फैक्टर चाहिए अपने को? कितने फैक्टर चाहिए बेटा? 3। जिसमें आप क्या कहोगे? IF1 और आई, कौन कितने फैक्टर होंगे बेटा? 3 फैक्टर होंगे, जिसमें IF1 और IF2 और कौन सा? IF3। और यूकैरियोट्स की बात करें तो कितने फैक्टर चाहिए अपने को? मैं कहता हूं यूकैरियोट्स में 10 फैक्टर चाहिए। कितने चाहिए? कितने चाहिए बेटा? 10 फैक्टर। कितने कितने फैक्टर चाहिए होंगे? 10 फैक्टर चाहिए होंगे। और 10 फैक्टर की मैं अगर बात करूं तो इसमें पहला EIF1, दूसरा EIF2, ऐसे कर करके अपने को EIF10 तक चाहिए। ई का मतलब यूकैरियोट और आई का मतलब इनिशिएशन, एफ का मतलब फैक्टर। वहां पर इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड ही था प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यहाँ यूकैरियोट्स का इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट से लेकर कितना चाहिए? अरे कितना चाहिए बेटा? कितना चाहिए? 10 तक चाहिए। अब दूसरी बात, अपन ने जैसे ही ये इनिशिएशन फैक्टर की बात कर ली, तो अब अपने को इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। अब इस प्रोसेस को क्या करना है बेटा? स्टार्ट करना है। अब अपने को ट्रांसलेशन करना है। और जब अपन ट्रांसलेशन को करते हैं, जब अपन क्या करते हैं बेटा? ट्रांसलेशन को करते हैं तो उसको आगे पढ़ते हैं। और अपने को सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए? एमआरएनए चाहिए।
क्या चाहिए बेटा? जब इस प्रोसेस को अपन स्टार्ट करते हैं तो अपने को क्या चाहिए? mRNA चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि मैंने बोला था कि प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? mRNA चाहिए होता है, क्योंकि mRNA बिना तो कभी भी ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि mRNA ही है जो आगे चलकर क्या बना रहा है बेटा? प्रोटीन बना रहा है। ये बात आपको पता है। तो मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ? एक mRNA बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बेटा? यहाँ पर मैंने एक mRNA बनाया, यहाँ से लेकर मैंने क्या बनाया बेटा? एक mRNA बनाया। अब देखते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ से यहाँ पर mRNA बनाया तो ये क्या बना दिया मैंने बेटा? अरे क्या बनाया है? mRNA बनाया है। क्या बनाया बेटा? mRNA बनाया है। बना दिया, कोई दिक्कत? अब मैं एक बात कहता हूँ कि इस mRNA की बात करूँ तो ये कौन कौन से प्राइम पे चल रहा है? एक ये मान लो mRNA जब बनता है तो इस साइड वाला कौन सा होता है? 5 प्राइम, और इस साइड वाला कौन सा होता है? 3 प्राइम। ऐसा ही होता है। आपने जब ट्रांस रेप्लिकेशन को पढ़ा था तो रेप्लिकेशन में जो नया डीएनए बन रहा था वो सिंथेसिस कौन सी साइड से हो रहा था? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जब आपने ट्रांसक्रिप्शन किया था तो एमआरएनए कौन सा बन रहा था? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होगी वो भी कौन सी साइड से होगी? 5 प्राइम से होगी। कौन से प्राइम से? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं जो एयूजी कोडोन मिलेगा वो कौन सी साइड से मिलेगा? इस साइड से मिलेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। और ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने के लिए इनिशिएशन जो कोडोन था वो कौन सा था बेटा? कौन सा कोडोन था? अरे कौन सा था? मेथियोनिन था ना? कौन सा कोडोन था बेटा? मेथियोनिन था। फॉर एग्जांपल ये मैंने कौन सा कोडोन बना रहा हूं यहाँ पर? 3 कोड चाहिए होते हैं, ये तो पता है। 3 नाइट्रोजन बेस का एक कोडोन बनता है, और ये जो कोडोन है वो मैं बना देता हूँ AUG। कौन सा कोडोन बनाता हूँ बेटा? AUG। ये तो आपको पता है। और AUG ये कोडोन ही तो है। और ये कोडोन क्या करता है? इससे इधर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपने दो टर्म्स देखी थी, एक अपस्ट्रीम और दूसरा डाउनस्ट्रीम। जब 5 प्राइम की तरफ चलते हैं उधर की तरफ तो वहां कौन सा स्ट्रीम आएगा बेटा? इस साइड में अपन जाएंगे। कौन सी साइड में? यहां से इस साइड में जब जाते हैं तो यहाँ कौन सा स्ट्रीम आता है? अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? कौन सा स्ट्रीम आता है बेटा? अपस्ट्रीम आता है। कौन सा स्ट्रीम आएगा? यहाँ पर ये जो रीजन है वो कौन सा है बेटा? अपस्ट्रीम है। कौन सा है? और इधर चलते तो कौन सा आता? डाउनस्ट्रीम आता। और ऐसा कहा जाता है कि जब इनिशिएशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का इन प्रोकैरियोट्स में, किसकी बात करते हैं? प्रोकैरियोट्स के। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन होता है, सॉरी ट्रांसलेशन होता है। और यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ ट्रांसलेशन की, यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ ट्रांसलेशन की, तो यहाँ पर आप ऐसा कहोगे कि यहाँ चलते हो AUG रीजन है, और AUG रीजन से अपस्ट्रीम की तरफ जाते हो तो अपस्ट्रीम वाला जो ये रीजन होता है इस रीजन को UTR रीजन के नाम से जानते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पर कभी ट्रांसलेशन नहीं होगा, ट्रांसलेशन AUG के आगे आगे होगा। और मान लो यहाँ कोडोन आ गया, आपको मिल गया। यहाँ पर कोडोन कौन सा मिल गया? एक कोडोन और मिल गया, और ये कोडोन है टर्मिनेटर कोडोन। कौन सा? टर्मिनेटर। और टर्मिनेटर की बात करें तो कौन सा कोडोन? UAA। अब यहां से लेकर यहां तक की तो प्रोटीन बनेगी ना, बाकी बीच में जितने भी कोडोन होंगे वो सारे के सारे अमाइनो एसिड को जोड़ते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी, लेकिन इससे आगे तो नहीं बनेगी ना, क्योंकि UAA कैसे थे? नॉनसेंस कोडोन थे। कैसे कोडोन थे बेटा? नॉनसेंस। और नॉनसेंस कोडोन होने की वजह से इधर से ये रीजन है वो कौन सा रीजन है बेटा? UTR है। कौन सा रीजन है बेटा? UTR रीजन है। कौन सा बेटा? UTR। और UTR को क्या बोलते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन के नाम से। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अरे किस नाम से जानते हैं? अनट्रांसलेटेड रीजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बेटा? अनट्रांसलेटेड रीजन के नाम से। इस रीजन को किस नाम से जाना जाता है? अनट्रांसलेटेड रीजन के नाम से। किसको बोला जाता है बेटा? UTR को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? UTR को। ऐसा बोलने के दौरान अपने को यह पता होना चाहिए कि जैसे ये AUG कोडोन से या अपस्ट्रीम की तरफ 8 से 12 नाइट्रोजन बेस चलता है। कितने नाइट्रोजन बेस बेटा? कितने नाइट्रोजन बेस? 8 से 12 नाइट्रोजन बेस इधर की तरफ जाता है। कितने नाइट्रोजन बेस बेटा? 8 से लेकर 12 नाइट्रोजन बेस इधर की तरफ जाता है। तो आपको एक सीक्वेंस दिखाई देती है। आपको क्या दिखाई देगा बेटा? एक सीक्वेंस दिखाई देगी। एक नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है यहाँ पर बेटा, और उस सीक्वेंस को अपन एक नाम से जानते हैं जो कितने नाइट्रोजन बेस की होती है? 8 नाइट्रोजन बेस की होती है। कितने नाइट्रोजन बेस की? कितने नाइट्रोजन बेस की होगी बेटा? 8 नाइट्रोजन बेस की होगी। और इस सीक्वेंस को बोला जाता है SD सीक्वेंस। क्या बोला जाता है बेटा? अरे किस नाम से जानते हैं? SD सीक्वेंस के नाम से
जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? साइन डेलगर्नो सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाएगा? अरे इसको किस नाम से जाना जाएगा? साइन डेलगर्नो डेलगर्नो सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? साइन डेलगर्नो सीक्वेंस के नाम से। एसडी सीक्वेंस को किस नाम से जाना जाता है? साइन डेलगर्नो सीक्वेंस के नाम से। ये सब कुछ हुआ, कितने नाइट्रोजन बेस चले अपन? 8 to 12, और आगे एक सीक्वेंस मिली आपको, उस सीक्वेंस को क्या बोला था? साइन डेलगर्नो सीक्वेंस। ऐसा होने के बाद में जब ट्रांसलेशन को इनिशिएट करना है, क्योंकि ट्रांसलेशन होना तो एमआरएनए से ही है, अब एक्चुअल में क्या होता है कि इसका जो फर्स्ट स्टेप आता है, अब सबसे पहले इसके ऊपर अटैचमेंट होता है राइबोसोम की स्मॉल यूनिट। यहां पर कौन अटैच होगा बेटा? अरे यहां पर कौन अटैच होगा? इस पूरे सीक्वेंस में अटैच्ड बाय, ऐसा लिख सकते हैं, इस पूरी सीक्वेंस पे कौन अटैच होगा? अटैच्ड, अटैच्ड ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं, अटैच्ड ऑफ, अपन बोल सकते हैं स्मॉल सब यूनिट ऑफ, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। किसकी बेटा? अरे किसकी सब यूनिट अटैच होगी? राइबोसोम की छोटी सब यूनिट। और छोटी कौन सी होती है इन प्रोकैरियोट्स की बात करें तो? अरे कौन सी होती है बेटा? कौन सी सब यूनिट होती है प्रोकैरियोट्स की बात करें तो? अरे कौन सी होगी? 30s होगी। कौन सी होगी बेटा? 30s। ऐसा ही होगा। अब एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर जब स्मॉल सब यूनिट जुड़ गई, तो मैं ऐसा इसको आगे बनाऊं, सब यूनिट जुड़ेगी, अटैच होगी, तो अपन क्या देख पाएंगे? ये सेम का सेम क्या बना रहा हूं बेटा? अरे सेम का सेम क्या बना रहा हूं? एमआरएनए। यहां पर क्या बनाया मैंने? सेम का सेम क्या बना दिया? एमआरएनए बना दिया। ये कौन सा प्राइम है बेटा? ये कौन सा प्राइम है? 5 प्राइम। और ये कौन सा है? 3 प्राइम। और मैं कहता हूं यहां पर जो कोडोन मैंने बनाया था, वो कोडोन कौन सा था? AUG। और यहां पर जो एक सीक्वेंस थी, कितने नाइट्रोजन बेस की थी बेटा? 8 नाइट्रोजन बेस की थी, यहां सीक्वेंस थी। ऐसा ही था। और ऐसा होने के बाद में यहां पर कौन अटैच हुआ था? कौन? आरएनए की कौन सी यूनिट अटैच हुई थी बेटा? स्मॉल यूनिट हुई थी। आरएनए की कौन सी यूनिट यहां पर अटैच होती है बेटा? स्मॉल यूनिट यहां पर अटैच हो जाती है। कौन सी यूनिट बेटा? स्मॉल यूनिट। आरएनए की स्मॉल यूनिट जैसे ही एमआरएनए पर यहां अटैच होती है, ये आरएनए कौन सा है? अरे कौन सा आरएनए है? एमआरएनए। और जैसे ही स्मॉल यूनिट यहां अटैच होगी, तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा। और उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाएगा बेटा? अरे इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 30s एमआरएनए, 30s राइबोसोम, राइबोसोम, क्योंकि यहां पर कौन सा आरएनए है? 30s। और 30s राइबोसोम, और कौन सी? एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलोगे बेटा? 30s राइबोसोम एमआरएनए कॉम्प्लेक्स के नाम से। ये कॉम्प्लेक्स बना। सेकंड प्रोसेस यही तो हुआ है इसके अंदर। आगे का जो प्रोसेस हुआ है यही तो देखने को मिला है। अब दूसरी बात, ये इतना होने के बाद में ये जो कॉम्प्लेक्स बन चुका है, इसके अंदर आरएनए कौन सा है बेटा? ये 30s है। और 30s यूनिट में जो आरएनए आरआरएनए होता है, वो कौन सा होता है बेटा? या कौन सा आरएनए देखने को मिलता है 30s के अंदर? मैं कहता हूं 30s के अंदर 16s आरएनए देखने को मिलता है। ये देखा है आपने? और ये 16s आरएनए होता है इसके पास। अगर मैं बात करूं, एंटी एसडी सीक्वेंस होती है। कैसी होती है बेटा? एंटी एसडी सीक्वेंस। अब इसका मतलब क्या होगा? एंटी एसडी सीक्वेंस, क्योंकि ये आरएनए किसके साथ बाइंड हो जाता है? इस एसडी सीक्वेंस के साथ बाइंड हो जाता है। और यहां पर ये कैसा हो जाता है? डबल स्ट्रैंड हो जाता है। कैसा हो जाता है? कैसा हो गया ये आरएनए? यहां पर डबल स्ट्रैंड हुआ, और डबल स्ट्रैंड होने की वजह से ये स्मॉल सब यूनिट यहां पर पैक हो चुकी है। अब ये आरएनए इधर उधर नहीं आएगा, ना राइबोसोम इधर उधर आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। अब इसके बाद में जो प्रोसेस होती है, वो कौन सी प्रोसेस होती है? जैसे ही आपको पता चला कि यहां पर स्मॉल सब यूनिट जुड़ने के बाद में एसडी सीक्वेंस के पास में 16s आरएनए एंटी एसडी सीक्वेंस लेके आया। कौन सी सीक्वेंस लेके आया बेटा? एंटी एसडी सीक्वेंस लेके आया। और एंटी एसडी सीक्वेंस की वजह से वो अटैच हो चुका है। और अटैच होने की वजह से आपने उस कॉम्प्लेक्स का नाम भी दिया था। अब क्या होता है? अब नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है, उस प्रोसेस को अपन देखते हैं। और उस प्रोसेस को अपन देखें तो इसी के अंदर एक चेंज और होता है। और इसी के अंदर ये होता है कि इसके पास में टीआरएनए आ जाता है। किसके पास में आ जाता है? ये जो कोडोन था, उस कोडोन के पास में कौन आ जाता है? टीआरएनए आ जाता है। कौन आ जाएगा बेटा? टीआरएनए। अब जैसे इनके पास टीआरएनए आएगा, तो अपन टीआरएनए ऐड करके देखें। जैसे इनके पास कौन आया? टीआरएनए आया। जैसे इनके पास कौन आया बेटा?
टीआरएनए आया, सेम वो कौन है, एमआरएनए। ऐसा लिखूं, ऐसा लिखूं। अब एमआरएनए के पास में यहां पर कौन थे, नाइट्रोजन बेस थे, और कौन से थे, एयूजी। और इससे कौन सी यूनिट जुड़ चुकी थी, अरे कौन सी यूनिट आके जुड़ी थी, स्मॉल सब यूनिट। ऐसा ही था, इसके साथ में यहाँ एनटीएसडी सीक्वेंस था, जिसकी वजह से यहाँ 16S आरएनए, ऐसा ही तो हुआ था। ऐसा जुड़ने के बाद में उधर से कौन आता है, टीआरएनए आता है। किसको लेकर, किसको लेके आता है, टीआरएनए किसको लेकर आता है, अमाइनो एसिड को लेके आता है। टीआरएनए किसको लाता है, अमाइनो एसिड को लेता है। और टीआरएनए, अगर ये बात प्रोकैरियोट्स की हो रही है, तो इसका अपोजिट सीक्वेंस कौन सा होगा, ये मान लो टीआरएनए है, और इसका अपोजिट सीक्वेंस कौन सा होगा, यू ए और कौन सा, सी। और ये अगर प्रोकैरियोट्स है तो मिथ्योनिन को लाएगा, और मिथ्योनिन किस टाइप का, अनफॉर्माइल मिथ्योनिन। इनिशिएशन करने के लिए अपने को क्या चाहिए, अनफॉर्माइल मिथ्योनिन चाहिए। तो यहाँ पर अनफॉर्माइल मिथ्योनिन को इसको ले आया, मिथ्योनिन को लाया, ये लाएगा तब एक काम होगा, लाएगा तब काम होगा। और लाएगा तब ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर IF2 और GTP का यूज होता है, क्योंकि इनिशिएट फैक्टर या इनिशिएशन फैक्टर 2, यहाँ पर कौन सा फैक्टर काम करेगा, जब टीआरएनए आएगा तो GTP और कौन सा, इनिशिएट फैक्टर 2। और ये किससे जुड़ जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा टीआरएनए, और किसको लेके आ गया, अमाइनो एसिड को लाया। कोई दिक्कत, यहाँ पर अमाइनो एसिड को लिया। पहली स्टेप क्या थी, सबसे छोटी इकाई जुड़ी प्रोटीन संश्लेषण में, फिर कौन जुड़ा, अरे कौन जुड़ा बेटा, टीआरएनए। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं बेटा, अरे क्या बोलते हैं, 30S राइबोसोम, राइबोसोम प्लस में कौन है, एमआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ऐसा बोले, कोई दिक्कत। ऐसा होने के बाद में सबसे पहले 30S राइबोसोम जुड़ा, उसके बाद में कौन जुड़ा बेटा, कौन जुड़ा, टीआरएनए। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम की प्रेजेंस में लार्ज सब यूनिट आकर भी जुड़ जाती है। कौन सी यूनिट बेटा, कौन सी यूनिट बेटा, लार्ज सब यूनिट यहाँ पर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। कौन हो जाती है बेटा, लार्ज सब यूनिट। और किसकी लार्ज सब यूनिट, राइबोसोम की। किसकी बेटा, अरे किसकी, राइबोसोम की तो जुड़ेगी आकर। और राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट यहाँ पर आकर क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है। और जैसे ये लार्ज सब यूनिट जुड़ेगी, लार्ज सब यूनिट के 3 साइड होती है। कितनी साइट होती है बेटा, अगर मैं लार्ज सब यूनिट की बात करूं तो उसके अंदर कितनी साइट देखने को मिलेगी, आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 ही दे रखी है, लेकिन होती कितनी है, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। एक को ई साइट बोलते हैं, और एक को पी साइट, और एक को क्या बोलते हैं, ए साइट। कौन कौन सी साइट बेटा, एक पी साइट, दूसरी ई साइट, और तीसरी ए साइट। और ए को बोलते हैं अमाइनो एसाइल साइट। ये कौन सी साइट कहलाती है, अमाइनो एसाइल साइट। और पी को पेप्टाइड साइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बेटा, अरे किस नाम से जानेंगे, पेप्टाइड साइट। ई को एग्जिट साइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा, एग्जिट साइट। बात समझ में आई, ऐसा क्यों हुआ, इस प्रोसेस को अपन देखते हैं, इस प्रोसेस को अपन देखते हैं। अपन ने सबसे पहले क्या लिया, एमआरएनए लिया, ले ले, अपन क्या ले लें बेटा, एमआरएनए ले ले। एमआरएनए की यहां पर कौन सा, 3 कोडोन, कौन कौन सा बेटा, AUG। तो इसका क्या होगा, UAC। और ये क्या बनाया मैंने, टीआरएनए। किसको ला रहा है, अमाइनो एसिड को ला रहा है, टीआरएनए बैठा ही है। सबसे पहले क्या हुआ था, ये साइट आई, इसके अंदर इधर की तरफ कौन सी थी सीक्वेंस, SD सीक्वेंस, ऐसा ही था ना। अब ये सब कुछ होने के बाद में तीसरा काम होता है, इसकी कौन सी यूनिट जुड़ती है इसके ऊपर आकर, लार्ज सब यूनिट। तो इसकी लार्ज सब यूनिट, और इसके अंदर कितनी साइट थी, 3 साइट। एक साइट मैं यहां पर बना रहा हूं, और एक साइट मैं क्या करता हूं, यहां पर बनाता हूं। 2 ही बना लूं, तीसरी अपने को एक बार नहीं बनानी, क्यों, एनसीईआरटी दे नहीं रखी। अब मैं कहता हूं कि इस साइट को मैं बोलता हूं P, और इस साइट को A। स्टार्ट होता है तो मिथ्योनिन हमेशा कौन सी साइट पे आता है, P साइट पे आता है। बाकी सारे अमीनो एसिड किस पे आएंगे, A पे आएंगे। लेकिन स्टार्टिंग हमेशा कौन सी साइट से होगा, P साइट से होगा। कौन सी साइट से होगा बेटा, P साइट से स्टार्टिंग हमेशा देखने को मिलेगी। बात याद रह जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कहता हूं कि जैसा ही ऐसा होते ही यहाँ पर सब कुछ हो गया, इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर अमाइनो एसिड लेके आ गया, कौन आया बेटा, अरे कौन लेके आया,
टीआरएनए, टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आया तो आगे जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इनलोंगेशन। अब इसके बाद में इनिशिएशन के बाद में इनिशिएशन हो चुका है, यहाँ पर अमाइनो एसिड आकर बाइंड हो गया है, इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया है। और होने के बाद में दूसरी बात करते हैं किसकी, इनलोंगेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा, इनलोंगेशन की बात करते हैं। और इनलोंगेशन की अगर अपन बात करें तो इनलोंगेशन के अंदर क्या होता है कि कुछ इनलोगेटे या इनलोंगेशन फैक्टर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बेटा, इनलोंगेशन फैक्टर की अपने को जरूरत होगी। तो यहां पर मैं कुछ इनलोंगेशन फैक्टर की बात करूंगा। यहां पर किसकी जरूरत होगी बेटा, इनलोंगेशन फैक्टर की। किसकी जरूरत होगी अपने को, इनलोंगेशन फैक्टर। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की तो इनलोंगेटेड जो फैक्टर होते हैं या इनलोंगेशन फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो 3 होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें इनलोंगेशन फैक्टर, टेम्परेचर अनस्टेबल EFTU, या मैं लिख सकता हूं इनलोंगेशन फैक्टर टेम्परेचर स्टेबल, और या लिख सकता हूं जी। कौन सा बेटा, जी। इतने फैक्टर की जरूरत किस में होती है, इनलोंगेशन में होती है। किसको चाहिए, प्रोकैरियोट्स को। और मैं ऐसा कहता हूं कि यूकैरियोट्स में 2 जरूरत होती है। कितनी जरूरत होती है, कितने फैक्टर की जरूरत होगी बेटा, 2 फैक्टर काम करेंगे। और 2 फैक्टर की मैं बात करूं तो ई इनलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट और ई इनलोंगेशन फैक्टर सेकंड। यूकैरियोटिक इनलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट और यूकैरियोटिक इनलोंगेशन फैक्टर सेकंड। ये सारे के सारे फैक्टर किस में काम आएंगे, इनलोंगेशन में आएंगे। इनलोंगेशन का मतलब क्या होता है, अमाइनो एसिड बनने जुड़ने स्टार्ट हो गए, अब पेप्टाइड चेन बनाएंगे, और पेप्टाइड चेन बनाने को ही तो क्या कहते हैं, इनलोंगेशन कहते हैं। यहाँ दीर्घीकरण होगा। अब दीर्घीकरण होगा तो वो किस तरह से होगा वो देखेंगे अपन। अब ये करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इसी प्रोसेस में देख लेते हैं। यहाँ पर पहले अमाइनो एसिड आया, अमाइनो एसिड एक जुड़ गया, अब कोई दूसरा टीआरएनए आता है। अब दूसरा क्या आता है बेटा, टीआरएनए आता है। और दूसरा जो टीआरएनए आता है वो टीआरएनए क्या करता है, यहां पर किसी दूसरे अमाइनो एसिड को लेके आएगा। किसको लेके आएगा, दूसरे अमाइनो एसिड को। और जब ये अमाइनो एसिड को लाता है तो इसमें 3 चीज जरूरत होती है। कितनी चीज बेटा, एक तो EFTU, किसकी जरूरत होगी बेटा, और एक EFTS, और एक आता है GTP। जब ये टीआरएनए आता है तो खर्चा तो होता है। स्टार्टिंग में इनिशिएशन में भी अपन ने जीटीपी ली थी, अमाइनो एसिड को लाया था, और वहां पर अलग काम हो रहा था। यहाँ पर इनलोंगेशन फैक्टर काम कर रहा है, वहां पर इनिशिएशन फैक्टर काम कर रहा था। वहां पर कौन कर रहा था, इनिशिएशन फैक्टर, और यहाँ कौन सा कर रहा है, इनलोंगेशन फैक्टर। और ऐसा होने की वजह से यहाँ कोई दूसरा अमाइनो एसिड ले आया टीआरएनए, क्योंकि यहाँ पर कोई और सीक्वेंस होगा, AGC जैसा भी होगा, और यहाँ पर ये टीआरएनए अपना सीक्वेंस लेके कैसा होता है, ये आगे चला जाता है, और यहाँ पर अमाइनो एसिड ले आया ना, यहाँ पर अमाइनो एसिड ले आया। अब ये अमाइनो एसिड आपस में क्या कर लेते हैं बेटा, बॉन्डिंग बना लेते हैं। और जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, अरे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता कौन है पता है क्या, मैंने बताया था एक दिन पहले कि इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने का काम कौन करता है, पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम करता है। और जिसमें कौन सा होता है, RRNA होता है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है बेटा, पेप्टिडाइल, ये बात मैंने बताई थी तुम लोगों को, ट्रांसफेरेज एंजाइम, ट्रांसफेरेज एंजाइम। और पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की बात करें तो वो कौन सा एंजाइम होता है, RRNA होता है, क्योंकि RRNA किसकी तरह काम करता है, राइबोजाइम की तरह काम करता है। किसकी तरह, राइबोजाइम। और RNA की बात करें तो कौन सा एंजाइम होता है बेटा, अगर प्रोकैरियोट्स में बात करें तो कौन सा RNA होता है, 23S RNA। कौन सा बेटा, अगर मैं किसकी बात करूं, प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स में कौन सा, 23S RNA। अगर बात यूकैरियोट्स की आती तो कौन सा, 28S RNA। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। अब जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनाया इस तरह से, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस ऐसा रहेगा, और ये राइबोसोम क्या होगा, आगे आ जाएगा। और जैसे ही राइबोसोम यहां से आगे आएगा तो ये अमाइनो एसिड क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। और राइबोसोम P से किस साइड में आ जाएगा, A साइड पर आएगा, और A साइड पर ये अमाइनो एसिड मिलेगा। तो A पे जैसे ही आएगा, आगे कौन सी आएगी, ये पीछे वाला किस पे चला जाएगा, P पे, फिर A खाली हो जाएगा।
और ए खाली होगा तो दूसरा अमाइनो एसिड आएगा। ऐसे करते करते आपको क्या देखने को मिलेगी, अरे क्या देखने को मिलेगी, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस देखने को मिलेगी। यहाँ अमाइनो एसिड, यहाँ अमाइनो एसिड, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, अमाइनो एसिड बन जाएगा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, अमाइनो एसिड। ऐसे बनते जाएंगे, और ऐसे बनते बनते ये राइबोसोम कहाँ पर आ जाएंगे इस mRNA में, ऐसे बनते बनते ये राइबोसोम कहाँ पर आ जाएंगे बेटा, ऐसे बनते बनते ये होता है। यहाँ पर AUG था, यहाँ पर कौन सा कोडोन था बेटा, AUG, यहाँ कोई और था, और था, और था, ऐसे आते गए, और लास्ट में कौन से कोडोन पे चला आता है, अरे कौन से पे आ जाता है, लास्ट में आता है UAA। किस पे आ जाता है, UAA। और जब ये UAA पे आएगा तो आप बताओ कोई यहाँ पर कोडोन मिलेगा क्या tRNA को, अरे जब ये कहां पर आएगा UAA, तो यहाँ कोई tRNA आ पाएगा क्या, ये बताओ, क्योंकि ये राइबोसोम की स्मॉल, ये लार्ज, और यहाँ पर मान लो ये कौन सी साइट है, A साइट, और ये कौन सी है, P साइट। लेकिन इस A साइट पे कोई आएगा क्या, क्योंकि ये कैसा है, कोडोन है, नॉनसेंस है। कौन सा है बेटा, नॉनसेंस है। इनलोगेशन पूरा होता गया, और इनलोगेशन होगा तो बीच बीच में ये जो प्रोसेस चलती है उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन का मतलब इस mRNA ने क्या किया, सॉरी इस राइबोसोम ने क्या किया, आगे चलते गए। और कौन कौन सा फैक्टर यहाँ काम करता गया, कौन कौन सा, GTP काम की, कौन सा इनलोगेशन फैक्टर TU, और कौन सा TS। ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ नॉनसेंस पे आ गया। नॉनसेंस होता है वो कैसा कोडोन होता है बेटा, अरे कैसा कोडोन होगा, टर्मिनेटर कोडोन होगा। कौन सा कोडोन होगा बेटा, अरे कौन सा कोडोन होगा, टर्मिनेटर कोडोन होगा। कौन सा कोडोन देखने को मिलेगा, टर्मिनेटर। अब ये बताओ कि यहाँ पर टर्मिनेटर कोडोन आ गया, इसका मतलब यहाँ पर ये प्रोटीन बनती 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 यहाँ पर ऐसी आ गई, ये प्रोटीन बनती बनती क्या हो गई बेटा, ऐसे आ गई। लेकिन यहाँ पर कोई अमाइनो एसिड नहीं होने की वजह से अब यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर कुछ फैक्टर और रिलीज होते हैं। यहाँ पर क्या होंगे बेटा, कुछ फैक्टर और रिलीज होंगे, और उन फैक्टर को क्या बोला जाता है, उन फैक्टर को बोला जाता है रिलीजिंग फैक्टर। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटर फैक्टर जैसे ही बनेगा तो वहां पर कौन सा फैक्टर आएगा बेटा, अरे ये जो P है, ये P साइट है, यहाँ पर कोई tRNA है और इसको बना रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा आता है बेटा, इस पे काम करेगा रिलीजिंग फैक्टर। कौन सा फैक्टर काम करेगा बेटा, अरे किस फैक्टर की बात करेंगे, रिलीजिंग फैक्टर की बात करेंगे। और रिलीजिंग फैक्टर की बात करें तो कौन कौन से होते हैं ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगर मैं रिलीजिंग फैक्टर की बात करूं, प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। जिसमें अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं, यहाँ किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिलीजिंग फैक्टर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, रिलीजिंग फैक्टर। अगर रिलीजिंग फैक्टर प्रोकैरियोट्स में देखें और यूकैरियोट्स में देखें तो अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोट्स में रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट, रिलीजिंग फैक्टर सेकंड और रिलीजिंग फैक्टर थर्ड। यूकैरियोट्स में रिलीजिंग फैक्टर एक ही होता है। कौन सा होता है बेटा, एक ही होता है। और ये रिलीजिंग फैक्टर किस पे काम करेगा बेटा, रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट और सेकंड इस अमाइनो एसिड पे काम करेगा, और इस अमाइनो एसिड पे काम करेगा रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट एंड रिलीजिंग फैक्टर सेकंड। बात प्रोकैरियोट्स की आ रही है, और प्रोकैरियोट्स की आ रही है, साथ में इसी के साथ GTP का भी यूज होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक होने की वजह से ये प्रोटीन की चेन क्या हो जाती है बेटा, अरे ये प्रोटीन की चेन क्या हो जाएगी बेटा, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड, और ये कौन बेटा, अमाइनो एसिड, ये कौन है, अमाइनो एसिड। ये सारी एक चेन अलग बन गई, और सारा का सारा छोटी सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, tRNA सब बिखर जाएंगे, और एक क्या बन जाएगी बेटा, प्रोटीन की चेन बन जाएगी। और यही प्रोटीन की चेन बनना एक्चुअल में क्या कहलाई थी बेटा, अरे क्या कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। इसी प्रोटीन की चेन को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस अपन ने देखने की कोशिश की है स्टार्टिंग से, वो प्रोसेस कौन सी है बेटा, अरे कौन सी प्रोसेस है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, ठीक है ना। अब एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अपन ने टोटल कितने फैक्टर किए हैं, अपन ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कितने फैक्टर किए हैं, वो भी कई बार याद पूछ लिए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स की बात करूं और यूकैरियोट्स की बात करूं, यहां पर कुछ फैक्टर्स को पढ़ा है अपन ने। क्या पढ़ा है बेटा, फैक्टर को, जिसमें सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, इनिशिएशन फैक्टर पढ़ा था। कौन सा फैक्टर बेटा, इनिशिएशन। और दूसरा इनलोंगेशन, इनलोंगेशन फैक्टर की बात की थी। और तीसरा कौन सा पढ़ा था, टर्मिनेटर फैक्टर की बात की थी। कौन से फैक्टर की बात की अपन ने, टर्मिनेटर फैक्टर की। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इनिशिएशन फैक्टर कितने थे, अरे कितने थे, 3, और इनलोंगेशन कितने थे,
सॉरी, यूकेरियोट्स में कितने थे? यूकेरियोट्स में कितने थे इनिशिएशन फैक्टर? इसके अंदर 3 होते हैं और इसमें कितने थे? कितने थे इनिशिएशन फैक्टर? 10 थे। कितने थे? 10 थे, 10 थे। दूसरी बात, प्रोकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर कितने थे? 3, और यूकैरियोट में कितने होते हैं? 2, सॉरी इनलोंगेशन फैक्टर, और इसमें कितने होंगे? 2। अगर बात किसकी करें, टर्मिनेटर फैक्टर की या रिलीजिंग फैक्टर की बात करें, और टर्मिनेटर या रिलीजिंग फैक्टर की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 3 और यूकैरियोट्स में 1 ही था। इसमें कितने? 3, और इसमें कितना? 1। तो ये बात कुछ आपको याद रखनी है कि प्रोकैरियोट्स में कितने होते हैं और यूकैरियोट्स में इनिशिएशन, इनलोंगेशन और कौन सा बेटा? अरे कौन सा बेटा? टर्मिनेटर फैक्टर कितने होते हैं, इस बात को आपको पता करना था। इतनी बात की और अपने ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर लिया। किसको कंप्लीट कर लिया बेटा? ट्रांसलेशन को अपने कंप्लीट कर लिया। अब अपन जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं, वो बात करते हैं जीन रेगुलेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा? अरे किसकी बात करेंगे बेटा? जीन रेगुलेशन की। और जीन रेगुलेशन की बात करें तो जीन रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? जीन रेगुलेशन का मतलब क्या है, आप बता सकते हो? जीन रेगुलेशन, कोई भी जीन है वो क्या बना रही है? प्रोटीन ही तो बना रही है। वो प्रोटीन बना रही है, कब बना रही है और क्यों बना रही है, कब बनानी चाहिए और कब नहीं बनानी चाहिए, ये अगर रेगुलेट किया जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? जीन रेगुलेशन कहते हैं। जीन रेगुलेशन, किसी जीन का कब एक्सप्रेशन हो रहा है, कब वो प्रोटीन बना रही है और कब बनानी चाहिए और कब नहीं बनानी चाहिए, सारी चीज क्या कहलाती है? जीन रेगुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? जीन रेगुलेशन। अब एक बात कहता हूं कि कोई नॉर्मल जीन है, कौन है बेटा? कोई नॉर्मल जीन है। अगर नॉर्मल जीन है, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक डीएनए की जीन बनाई है, यहां पर क्या बनाया बेटा? एक जीन बनाया है मैंने। जीन का मतलब समझ गए? जो क्या बनाती है? एमआरएनए। एमआरएनए से प्रोटीन बनाती है, यही तो होता है। मैं कहता हूं ये डीएनए का एक सीक्वेंस है बेटा। ये किसका सीक्वेंस है बेटा? किसका सीक्वेंस होगा? डीएनए का। और यहां पर एक जीन है, कौन है बेटा? जीन है। और ये जीन ऑन है। क्या है बेटा? ये जीन क्या हो रही है? ऑन है। ये जीन क्या है बेटा? ऑन है। अगर ऑन है तो ये जीन क्या करेगी बेटा? ट्रांसक्रिप्शन करेगी। ये क्या करेगी बेटा? ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद में क्या करेगी? ट्रांसलेशन करेगी। अरे जीन है तो ट्रांसक्रिप्शन करेगी, और ट्रांसक्रिप्शन करेगी तो क्या बनाएगी? एमआरएनए। ट्रांसक्रिप्शन करेगी तो क्या बनाएगी बेटा? एमआरएनए बनाएगी। फॉर एग्जांपल यहां मैंने क्या बना दिया? एमआरएनए बना दिया। और एमआरएनए से क्या बनता है बेटा? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। अरे जब यहां पर जीन ने एमआरएनए बनाया तो क्या कहलाया? ट्रांसक्रिप्शन। अरे क्या कहलाया बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। और प्रोटीन बनाया तो क्या कहलाया? ट्रांसलेशन कहलाया। यही तो कहते हैं, प्रोटीन बनाया तो क्या कहलाया? ट्रांसलेशन। और प्रोटीन बनी है इसका मतलब इस जीन का एक्सप्रेशन हुआ है। अरे जब प्रोटीन बनी है तो इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेशन ही तो हुआ है ना इसका। क्या हुआ है? एक्सप्रेशन। अगर ये सेम जीन, अगर मैं बात करूं किसकी? सेम जीन की बात करूं, ये ऑन है। अगर ये जीन ऑन ना होकर क्या हो जाए बेटा? ऑफ हो जाए, इस जीन को क्या कर दिया जाए? ऑफ कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल अपन इसी जीन को क्या कर देते हैं? यहाँ ऑफ देखते हैं। ऑफ देखेंगे, अगर ऑफ होगी तो इस जीन में क्या होगा बेटा? ये कंडीशन ऑफ की है। अगर ऑफ की कंडीशन है तो ये एमआरएनए बनाएगी क्या? अरे बनाएगी क्या? और ये प्रोटीन बनाएगी क्या? अरे बनाएगी क्या? इसमें एक्सप्रेशन होगा क्या? नहीं होगा। मतलब इसमें ना तो क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन, और ना ही क्या हुआ? ट्रांसलेशन। ना ही क्या हुआ? ट्रांसलेशन। मतलब यहां पर एक्सप्रेशन कैसा है? नो। यहां पर क्या हो रहा था? एक्सप्रेशन। तो इस जीन में, किस जीन में एक्सप्रेशन होता है और किस में नहीं होता? तो इसी को ही अपन क्या कहते हैं बेटा? जीन रेगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीन रेगुलेशन। और इस जीन रेगुलेशन में बहुत सारी जीन होती है वो ऑफ ही रहती है, और बहुत सारी जीन होती है वो ऑन रहती है। और कुछ जीन ऐसी होती है कुछ टाइम के लिए ऑन रहती है और कुछ टाइम के लिए ऑफ रहती है। अगर मैं बात करूं बेटा कि इसमें कुछ जीन आती है, जिसमें एक जीन है बेटा कौन सी, या अपन बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, एक जीन होती है जिसको अपन बोलते हैं नियमित जीन, या अपन बोल सकते हैं कि लगातार एक्टिव रहने वाली जीन, हाउस कीपिंग जीन। एक जीन है उसका नाम क्या है बेटा? हाउस कीपिंग जीन। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा। एक जीन है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? हाउस कीपिंग
जीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? किस नाम से जानेंगे? हाउस कीपिंग जीन के नाम से। कौन सी जीन बेटा? कौन सी बेटा? हाउस कीपिंग जीन। और इसको एक नाम से और से भी जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। कौन सी जीन बेटा? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन के नाम से जाना जाता है। या इस जीन को क्या कहते हैं? हाउस कीपिंग जीन। हमेशा ऑन रहती है ये जीन। यह जीन क्या रहती है? ऑल टाइम क्या रहती है? ऑल टाइम एक्टिव रहती है। क्या रहती है बेटा? ऑल टाइम ये जीन क्या रहेगी? एक्टिव रहेगी। ऐसी जीन जो हमेशा एक्टिव रहती है, जिसको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होती, मतलब सेलुलर एक्टिविटी के अंदर इसकी जरूरत रहती है। ऐसा बोल सकते हैं, रिक्रूटमेंट रहती है। रिक्रूटमेंट रहती है किसके लिए बेटा? सेलुलर एक्टिविटी के लिए। ऐसा बोल सकते हैं, किस एक्टिविटी के लिए बेटा? अरे किस एक्टिविटी के लिए? सेलुलर एक्टिविटी के लिए। तो इसका रेगुलेशन करना जरूरी होता है क्या? जरूरत होती है क्या? हमेशा जो चलती रहे, नो नीड रेगुलेशन, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं है बेटा इसकी जरूरत है? मतलब ये ऑल टाइम क्या रह रही है? एक्टिव ही रह रही है, तो इसको रेगुलेशन करने की जरूरत है क्या? जो अपना काम अपने आप कर रहा है, तो उसको बोलने की जरूरत है क्या कि तू काम कर? नहीं जरूरत होती है। तो ऐसी जीन जो हमेशा क्या रहती है? एक्टिव रहती है, या हमेशा वो अपना काम करती रहेगी, सेलुलर एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज्यादा उसकी जरूरत होगी, इसका मतलब वो जीन कौन सी कहलाती है? हाउस कीपिंग जीन। आपको याद रखना है, कौन सी जीन बेटा? हाउस कीपिंग जीन। हाउस कीपिंग जीन का मतलब क्या है? या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन को क्या बोलते हैं? ऐसी जीन जो लगातार क्या रहे? हमेशा एक्टिव रहे, जिसको रेगुलेशन की जरूरत नहीं रहे, ऐसी जीन कौन सी कहलाती है बेटा? अरे कौन सी जीन कहलाएगी? और मैं दूसरी बात करता हूं, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है, या जिसे स्मार्ट या लग्जरी जीन के नाम से जाना जाता है। सेकंड जीन कौन सी आएगी बेटा? अरे कौन सी आएगी बेटा? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और इस जीन को स्मार्ट जीन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं बेटा? या इसे लग्जरी जीन के नाम से जाना जाता है। कौन सी जीन बेटा? लग्जरी जीन। ठीक है। स्मार्ट जीन जो जरूरत पड़ने पे ही ऑन होती है, बाकी क्या रहती है? ऑफ रहती है। मतलब जब काम हो तब तो चलती रहती है, वरना जरूरत नहीं है। ठीक है ना? हमेशा एक्टिव नहीं रहती। ये जीन अगर बात करूं बेटा, इस जीन की बात करूं, तो यह जीन हमेशा हमेशा एक्टिव नहीं रहती। एक्टिव नहीं रहती, ऑल टाइम कभी भी एक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है ना? नहीं रहती। और सेल को जरूरत पड़ने पर, ऐसा लिख सकते हैं, सेल को जरूरत पड़ने पर क्या हो जाती है बेटा? सेल को जरूरत पड़ने पर एक्टिव हो जाती है।